अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। रागो लोहार में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग जान के होंगे, खैरियत से होंगे। और आज फिर सुबह सवेरे जो है ना बादल बरसना शुरू हो चुके हैं। बादल जो है ना बाहर बरस रहे हैं, बारिश हो रही है बाहर इस वक्त लाहौर शहर में। और वैसे भी आपको पता है कि 25 जुलाई तक ये जो नया स्पेल है, चौथा स्पेल है मानसून का, ये यूं ही बरसता रहेगा। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में, लेकिन आज सबसे पहले आज मैंने बात करनी है ख़वातीन के हवाले से कि पाकिस्तान में जो है वो ख़वातीन की तादाद मर्दों से ज़्यादा है। और एक अंदाजे के मुताबिक उनमें से बरसरे रोज़गार ख़वातीन उनकी जो मजमूई तादाद है वो 1% भी नहीं है। कारोबार करने वाली ख़वातीन की तादाद तो आटे में नमक के बराबर है, जबकि जो नौकरी करने वाली ख़वातीन हैं, जो मुलाजमत पेशा ख़वातीन हैं, उनकी तादाद कुल आबादी का 1.5 या 2% है। अब ख़वातीन के लिए तालीमी और तरबियती इदारों में इजाफे से पेशा वाराना ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी और ये मुल्की मुआशी या माशरती तरक्की में अपना एक किरदार एहसन तरीके से अदा कर रही हैं। ज़रूरत अब इस अमर की है कि मुलाजमत पेशा और जो कारोबारी ख़वातीन हैं उनको मसावी हुकूक मौक़े फ़राहम करने के लिए हुकूमती सरपरस्ती की ज़रूरत है। और ऐसी ख़वातीन जिनमें तमाम तर सलाहियतें मौजूद हैं, तमाम तर ख़ुसूसियात हों, उनकी मुस्बत और तेज़ सोचने की, समझने की जो सलाहियतें हैं, उनमें मज़ीद निखार पैदा करने की ज़रूरत आ जाती है। अब पाकिस्तानी ख़वातीन कारोबारी सरगर्मियों में दिलचस्पी लेते हुए ना सिर्फ अपना बल्कि अपने अहले खाना की माली ज़रूरियात को बआसानी पूरा कर सकती हैं, उनकी मदद कर सकती हैं। इंडिविजुअली ये चीज़ समझ लें कि हाँ जी, इस चीज़ की ज़रूरत अब है और इस चीज़ को हमने आगे लेकर जाना है, बढ़ावा देना है, अच्छे मुस्बत साइड पर बढ़ावा देना है, तो वो चीज़ ज़रूर हो जाती है जब हम खुद ही ये समझेंगे कि नहीं जो है ख़वातीन को क्या ज़रूरत है स्कूल जाने की, क्या ज़रूरत है हायर एजुकेशन जो है ना वो परसू करने की, करियर अपना परसू करने की। ये घर से ही अगर ये चीज़ें हो जाएंगी तो फिर ख़वातीन जो है वो तरक्की की राह पर किस तरह गामज़न हो सकेंगी, वो आपके शाना बशाना खड़ी होकर किस तरह आपका सहारा बनेंगी, घर वालों का सहारा बनेंगी। तो ये चीज़ें जो है ना इनको देखना बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये तो चले आज का हमारा पैगाम हो गया है। कुछ खाने पीने के हवाले से बात करनी है। मतलब इतना अच्छा बाहर मौसम हो, इतना सुहाना मौसम हो और मज़े मज़े के खाने हमारे घरों में ना बने तो फिर तो गलत बात है ना। मेरा तो ख्याल है कि घर में जब इस तरह का मौसम हो तो या तो कड़ी बननी चाहिए या इस तरह की हल्की फुल्की नई डिशेस ना ट्राई करनी चाहिए, ताकि मौसम को भी अच्छे तरीके से एंजॉय किया जा सके और आपकी जो कुकिंग स्किल्स है ना वो भी घर वालों के सामने आ जाए और मज़े मज़े के खाने आप उनको बना के सिखाएं। तो हमने भी एक ऐसा ही सेगमेंट आप लोगों के लिए शुरू किया है जिसमें हम शेफ़्स को बुलाते हैं जो कि फटाफट जो रेसिपी ना जो इजीली बन जाए आपसे घर के अंदर और ज़्यादा एक्सपेंसेस भी ना लगे आपके। तो आज भी हमने एक ऐसी ही रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जिसको पेरी पेरी चिकन कहा जाता है। कि हम लोग जाते हैं बाज़ार खाने तो बड़ा एक्सपेंसिव भी होता है और आपको पता है कि वो फिर हर किसी को अफोर्ड भी नहीं किया जा सकता है। तो घर पर आप पेरी पेरी चिकन किस तरह बना सकते हैं, उसकी मैरिनेशन किस तरह करनी है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, तो वो सारा कुछ हमने आपको 1 बाय 1 बताना है। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपको देखना पड़ेगा। तो हम आपको लेकर चलते हैं। शेफ़ अली रज़ा हमारे साथ आज के इस सेगमेंट में मौजूद हैं और उनकी तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। शेफ़ अली आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। शेफ़ अली आते ही ना जो है वो अपने काम को स्टार्ट हो गए हैं। ये जो प्रोफेशनल शेफ्स होते हैं ना वो कहते हैं बस हम किचन में आ गए हैं तो आते ही हम अपना काम शुरू कर दें। जी, ऐसे ही होता है। तो आज हम पेरी पेरी चिकन बना रहे हैं। जी, आज हम पेरी पेरी चिकन बना रहे हैं। ठीक है। तो ये ठंडे मौसम में चटपटी डिश है, तो इसलिए हम ये इसको आज मैंने चूज़ किया कि आप ठंडे मौसम में चटपटी डिश बनाएं। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है? इसमें हमें बेसिक इसकी चिकन और राइस हैं और उसके साथ वेजिटेबल। तो स्पाइस में पेरी पेरी पाउडर। तो अभी आपने जो चिकन है उसको मैरिनेट किया हुआ है? जी, इसको मैं मैरिनेट किया हुआ है। ओके। तो इसकी मैरिनेशन के लिए थोड़ा सा बताएं कि चिकन के लिए क्या क्या चाहिए। और चिकन आपने क्यूब्स में काटे हुए हैं? जी, ये मैंने चेस्ट का जो चिकन लिया। ठीक है। ब्रेस्ट पीस है? जी, ठीक ब्रेस्ट है। पीस और है। इसको क्यूब्स में काट लिया? जिसको क्यूब में काट लिया और इसके अंदर जो पेरी पेरी सॉस डाली है और ऑयल डाला और इसके अंदर पपरिका पाउडर, रेड चिली पाउडर और ब्लैक पेपर डाला मैंने।
अच्छा ठीक है, बस ये चीज़ें डाली और उसको आपने मैरिनेट कर जी दिया। मैरिनेट कर दिया। अब इसको करेंगे हम शैलो फ्राई करके उसके साथ देंगे चावल। ओके, अभी आप इसको वो जो स्टिक्स हैं उसके अंदर आप उसको लगा जी रहे हैं। स्टिक में लगा रहा हूँ मैं इसको, इसे कहते हैं बम्बे स्टिक। ठीक है। तो इसमें शैलो फ्राई करेंगे ना। और आपने जो वेजिटेबल लिए हैं वो कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं? ये इसमें कैप्सिकम है, टमाटर, ऑनियन। ओके ठीक है जी, अनियन है, कैप्सिकम है और टमाटोज हैं। ओके चले हम भी उधर चलते हैं और जाके देखते हैं कि जो हमारा काउंटर है वहाँ पर क्या चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि दूर से बैठकर नज़र नहीं आता है तो समझ नहीं आ रही होती है। तो साथ साथ शेफ़्स के साथ साथ मैं भी सीख रही होती हूँ, थोड़ी बहुत कुकिंग मैं भी सीख लेती हूँ कि किस तरह करनी है। घर जाके कभी करनी पड़ जाती है, कोई नहीं होता घर तो इमरजेंसी आ ही जाती है ना शेफ़, तो फिर करनी पड़ जाती है। अच्छा ये जो आपने स्टिक्स बनाई हैं जी अब उसको हम शैलो फ्राई करेंगे। जी इसको शैलो फ्राई कर रहे हैं हम। ओके, बहुत से लोग कहेंगे शैलो फ्राई में चिकन क्या अच्छे तरीके से कुक हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल होगा कुक। ओके, और कितनी देर के लिए हमने इसको शैलो फ्राई करना है? ये 10 से 12 मिनट में होगा शैलो फ्राई। ओके, वन साइड और सारा ही? जी वन साइड पे 4-5 मिनट बस, ज़्यादा से ठीक है। ये आप आराम से घर पे बना सकते हैं। ये इजीली है, कोई इससे मुश्किल नहीं है इसमें। मतलब कोई ऐसा ज़्यादा स्पाइसेस भी आपने यूज़ नहीं किया, आपने पेरी पेरी सॉस यूज़ पेरी पेरी सॉस, पेपरिका सॉस, पेपरिका पाउडर यूज़ किया आपने? जी ऐसे रेड चिली पाउडर यूज़ किया, सॉल्ट यूज़ किया। जी जो पेरी पेरी सॉस है वो बेसिकली होती है स्पाइसी की। पेरी पेरी एक मिर्च का नाम है, तो वो बेसिकली स्पाइसी होती है। तो उसके लिए ज़्यादा स्पाइस और कोई चीज़ें ऐड नहीं कर सकते हम इसके साथ। अच्छा ये पेरी पेरी सॉस मस्ट है इसके लिए? जी पेरी पेरी सॉस तो मस्ट है। पेरी पेरी डिश का नाम इसका पेरी पेरी, तो सॉस लाजमी है। और ये पेरी पेरी सॉस आपने खुद बनाई है या आपने भी मार्केट से खरीदी है? हम तो चले मार्केट से खरीदेंगे। आप तो मार्केट से, मैंने अपनी खुद बनाता हूं। आपने खुद बनाई है? क्या बात है। तो किस तरह बनाई है वो भी थोड़ा सा हमें बता दें, या वो सीक्रेट है? नहीं सीक्रेट नहीं है, मैं बता देता हूँ। इसमें बेल पेपर लेना आपने। ओके, बेल पेपर 3 कलर में मिलेगा आपको, रेड, येलो और ग्रीन। उसको ना ग्रिल करना, ग्रिल करने के बाद उसको करना है, उसको ग्राइंड करना आपने। ओके, ग्राइंड करके उसमें ऑयल डाल के थोड़ी देर पकाना है, और उसके अंदर पपरिका पाउडर डालना है ओनली। ओके, पपरिका पाउडर डाल के उसको ग्राइंड करेंगे तो वो पेरी पेरी सॉस तैयार हो जाएगी आपकी। उसके बाद उसको पकाना भी है? जी थोड़ा सा पकाना ना उसको। ओके, हाँ जी। ले जी आपकी जो पेपरिका सॉस है वो घर पर ही रेडी हो गई है। ओके, ये तो बड़ी इजी है। जी इजी है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कोई भी। क्योंकि चिकन रेडी हो गया, मैंने बनाने लगा हूँ राइस। ठीक है, राइस आप बनाने लगे? जी राइस बनाने लगा हूँ। उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? जो राइस बॉयल चाहिए, और उसके लिए बटर, पपरिका पाउडर, गार्लिक पाउडर, और उसके लिए हमें चाहिए टमाटो प्योरी। अच्छा, टमाटो प्यूरी चाहिए हमें, पेपरिका पाउडर चाहिए, और सॉल्ट चाहिए? जी सॉल्ट चाहिए उसके लिए, और गार्लिक पेस्ट चाहिए। और गार्लिक पेस्ट चाहिए, ठीक है। ठीक है, आप फिर इसको रेडी करें, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। एक और गेस्ट हैं जिनसे हमने अपने ऑडियंस की मुलाकात करानी है। और आजकल जनाब जब भी किसी बच्चे से ये पूछा जाता है ना कि बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, तो अक्सर जवाब क्या होता है? डॉक्टर बनूंगा। अब चाहे वो बड़े होकर कुछ बन जाते हैं, कुछ नहीं बनते हैं, लेकिन ये हमारा एक कौमी जवाब हो चुका है कि हम किसी बच्चे से पूछते हैं तो वो कहता है डॉक्टर बनना है। लेकिन आजकल पाकिस्तान के यही बच्चे जो अपने इस ख्वाब की ताबीर के लिए कई माह दिन रात मेहनत करते हैं और काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट उनके लिए दर्द सर बनकर रह गया। एंट्री टेस्ट एक प्रेशर गेम है और दिन रात मेहनत करना पड़ती है। खलाई किस्म के मारूजी सवालात आते हैं और कॉन्सेप्ट्स जो है ना आपके पास होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें रट्टा नहीं चलता है। आपका दिमाग एक नॉर्मल दिमाग नहीं बल्कि एक सुपर कंप्यूटर होना चाहिए। आपने एफएससी प्री मेडिकल में तो नंबर्स ले लिए, मगर यहाँ आपकी दाल नहीं गलेगी और आखिरी वार ये होता है कि बेटा आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये जो सीट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा कम है। ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो कर देते हैं।
लेकिन और उनको मनफी सोच में ले जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं बच्चे, एंजाइटी का शिकार होते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। तो आज के हम इसी सेगमेंट में बात करने वाले हैं कि मेडिकल एंट्री टेस्ट में कामयाबी कैसे हासिल की जा सकती है और क्या बच्चों को वाकई इतना प्रेशराइज करना चाहिए या बच्चों को खुद इतना प्रेशर लेना चाहिए एंट्री टेस्ट के लिए। तो इस पर बात करने के लिए हमें आज अब्दुल रहमान ने ज्वाइन किया है, करियर काउंसलर हैं, तो उनसे बात करते हैं। अब्दुल रहमान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? All good. Thank you very much for having me on the show. अब्दुल रहमान, मेडिकल कॉलेजेस में एंट्री टेस्ट की डेट्स आ चुकी हैं, अब बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हम एंट्री टेस्ट देंगे, फिर उसके बाद हम पास होंगे नहीं होंगे, वो तो एक अगला स्टेप होता है। लेकिन ये जो एंट्री टेस्ट देने से पहले एक प्रेशर हमारे ऊपर आ रहा होता है, बर्डन बहुत ज़्यादा बच्चे ले रहे होते हैं, जी हम पता नहीं पास होंगे कि नहीं होंगे, टेस्ट पता नहीं कैसा आएगा, मुख्तलिफ अकेडमीज़ ज्वाइन की जाती है, ट्यूटर्स रखे जाते हैं, वालिदैन की तरफ से अलग प्रेशर होता है, कज़न्स की तरफ से अलग प्रेशर होता है, जिन्होंने वो MBBS कर लिया होता है या एंट्री टेस्ट दे दिया होता है, वो अलग से ही उन्होंने कोचिंग स्टार्ट की हुई होती है। तो वाकई इतना प्रेशर लेना चाहिए बच्चों को? जिस तरह से आपने दो सवाल किए हैं, नंबर वन इज अबाउट द प्रेशर एंड अदर वन इज कि MDCAT होता क्या है। सो बेसिकली MDCAT स्टैंड्स फॉर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट और इट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 5th of October 2025। पाकिस्तान के जितने भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनके अंदर आप MBBS या BDS करने के लिए एडमिशन लेते हैं, उसके लिए जो है वो MDCAT एक कंपल्शन है, उसकी एक रिक्वायरमेंट है। ठीक है। ये टेस्ट जो है ये PMDC पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल इसकी एडमिनिस्ट्रिंग बॉडी है और UHS जो है वो इसको कंडक्ट कराता है। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो वो इस साल जो है वो थोड़ा चेंज हुआ है। इसके अंदर 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और एक और पोर्शन होता है दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग उसके अंदर जो है वो 45% जो वेटेज है आपकी दैट इज फॉर बायोलॉजी। 25% जो वेटेज है वो केमिस्ट्री की है। ठीक है। 20% वेटेज जो है वो फिजिक्स की है एंड देन 5% फॉर इंग्लिश एंड 5% फॉर लॉजिकल रीजनिंग। अगर हम इसको देखें तो ये टोटल बनते हैं 180 MCQs और इस टेस्ट को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो टाइम एलोकेटेड होता है वो होता है 180 मिनट्स, 3 hours, which means 60 seconds for each MCQ. That is not that less and not that low. बड़ा एक competitive किस्म का जो है वो टाइम है। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी अगर आपको MBBS करना है और आपको MDCAT का टेस्ट देना है तो आपके FSC प्री मेडिकल के अंदर बेयर मिनिमम 60% मार्क्स जो है वो होने चाहिए। अब आगे फर्दर अगर हम चलें तो दो तरह के क्राइटेरियाज होते हैं, एक होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एक होता है सिलेक्शन क्राइटेरिया जिसकी बेसिस पर बच्चा मेडिकल कॉलेज तक पहुंचता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपसे जिक्र कर दिया उसका कि 60% मार्क्स FSC प्री मेडिकल में होने चाहिए, अदरवाइज वो एलिजिबल ही नहीं होगा उसके लिए। एंड दिस मे गेट रिवाइज्ड ऑफिशियली टू 70% नाउ। ये बढ़ सकता है मेरिट टू फिल्टर ताकि मजीद अच्छे जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे आ सकें। और इसका जो पासिंग मार्क्स होते हैं MDCAT के दैट इज 55% फॉर MBBS और जो पासिंग मार्क्स फॉर BDS दैट इज 50%, बट दीज आर ओनली पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स लेने का ये मतलब नहीं है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन लेने के लिए आपको मेरिट स्कोर पे आना पड़ेगा और इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया मुनीबा होता है वो किस तरह से कैलकुलेट होता है, जिसको हम कहते हैं मेरिट बनाए, यानी वो मेरिट कैसे कैलकुलेट होता है। उस मेरिट कैलकुलेशन में 10% जो वेटेज है वो आपके मैट्रिक के नंबरों की है। अच्छा। 40% वेटेज आपके FSC यानी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की है, इंटरमीडिएट की है, और 50% जो वेटेज है वो आपके MDCAT के एग्जाम की है। और इस एग्जाम को देने के बाद आप पंजाब के 17 पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के अंदर अप्लाई करेंगे। और मैं मजीद आपको बताता हूँ, नम्स का एक टेस्ट होता है आर्मी मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए, वो टेस्ट हो चुका है। अच्छा, वो हो चुका है। उसके लिए आप आर्मी मेडिकल, उसके जिन बच्चों ने वो टेस्ट दिया है वो आर्मी मेडिकल कॉलेज की जो पब्लिक सीट्स हैं वो उनके लिए अप्लाई करेंगे, जो ओपन मेरिट सीट्स हैं वो उसके लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है। फर्दर मूविंग ऑन, अब ये जो चीज है ये मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं पता होती या वो स्किप कर रहे होते हैं। 2 कॉलेजेस जो हैं वो फेडरल सेक्टर के अंदर भी हैं, फेडरल मेडिकल कॉलेज और दूसरे नंबर पर शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहियान मेडिकल कॉलेज। इसके अंदर भी पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए ओपन मेरिट की सीट्स मौजूद होती हैं। सो आप अपने MDCAT की बेसिस पर ही इन 2 फेडरल सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। नहीं,
बल्कि जरूर करें। ये आपने करना है, ये आपका स्पेक्ट्रम ब्रॉड करेगा और आपके लिए चंद मजीद सीट्स का इजाफा जो है वो हो जाएगा और आपके चांसेस मजीद बेहतर हो सकते हैं। कमिंग बैक टू द स्ट्रेस पार्ट, देखें ये माइंड गेम है मुनीबा। ये बच्चे जो एमडी कैट की तैयारी के लिए किसी क्लास में पहुंचते हैं, ये ऑलरेडी क्रीम होती है उस पूरे बैच की जो पिछले 4 साल से, यानी 2 साल मैट्रिक के और 2 साल से इंटरमीडिएट में पढ़ रहे होते हैं और फिर वो एमडी कैट की तैयारी के लिए उस क्लास में पहुंचते हैं। मतलब उनकी तैयारी जो मैट्रिक से स्टार्ट हो जाती है। मैट्रिक से स्टार्ट हो जाती है। एंड जिस तरह से आपने कहा कि आपका ब्रेन सुपर कंप्यूटर ब्रेन होना चाहिए, सो ये ऑलरेडी अबव एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, ये ऑलरेडी डिटरमिन्ड लोग होते हैं, ये ऑलरेडी रेजिलिएंट लोग होते हैं, जिनको पता है कि हमारा पाथ क्या है, हमने क्या करना है, आगे जाके क्लियर होते हैं। दे आर ड्रीमर्स, उन्होंने इस चीज को मैनिफेस्ट किया होता है और वो उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। देखें स्ट्रेस जो है अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि और हम अपने लोगों पर उनकी इस्तात से ज्यादा बोझ नहीं डालते। इसका मतलब है अगर आप इस क्लास में मौजूद हैं, अगर आप उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, अगर आप डे टू डे, आज लाइक 5 अक्टूबर को ये टेस्ट हो जाएगा, सो इट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर, नॉट मच ऑफ द टाइम इज लेफ्ट, बट स्टिल देयर इज अपॉर्चुनिटी फॉर दो स्टूडेंट्स। यानी स्ट्रेस किस चीज पे होगा? आपको ये फीलिंग आ रही है कि शायद मेरी तैयारी जो है वो अप टू द मार्क नहीं है, शायद मैं कंपैरेटिवली अपने क्लास के दूसरे बच्चों से कुछ पीछे रह गया, शायद कुछ और बेहतर परफॉर्म हो सकता था। देखें जितना भी वक्त रह गया, स्टिल यू हैव गॉट इनफ टाइम। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, अगर आप 7 घंटे नींद ले रहे हैं तो इसका मतलब 17 आवर्स आर लेफ्ट। अगर आप हर दिन 3 घंटे वेस्ट कर रहे हैं, इट मींस 14 to 15 आवर्स अ डे आपके पास अभी मौजूद हैं। अच्छा। एंड देन यू आर वेस्टिंग अप्रॉक्सीमेटली 9 आवर्स। 9 आवर्स जो है वो आपके नींद के और जो मिसलिनियस एक्टिविटीज में गुजर रहा है। सो मैं ये अर्ज करूंगा तमाम तो स्टूडेंट्स को जो ये सुन रहे हैं, दैट आपको होपलेस नहीं होना, आपको खुद को स्ट्रेस आउट नहीं करना, आपने एंग्जाइटी में नहीं जाना। नंबर 1, मैं बहुत क्लैरिटी के साथ और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपको एक चीज बता रहा हूं कि ये जो सिलेबस इस वक्त आप जिस स्टेज पर आपका सिलेबस है, ये रिवीजन प्रोसेस है। अच्छा। जो चीजें आप पहले 2 साल पढ़ चुके हैं, आप उन्हीं चीजों को अब दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। सो आप इसको मैक्सिमम लेवल पर प्रैक्टिस करें और एक दिन के एटलीस्ट 14 to 15 आवर्स जो हैं वो आप अपनी स्टडीज को दें टिल 4th अक्टूबर, क्योंकि 5th अक्टूबर को तो आपका टेस्ट हो जाएगा। और अगर आपके किसी बड़े करीबी कजन की शादी आ गई है तो आप उनको मुबारकबाद जो है वो 6 अक्टूबर को दें, उससे पहले आपका उस चीज से कोई लेना देना नहीं है। जाना भी नहीं है। जाना भी नहीं है। तमाम तर एक्टिविटीज को मैं बड़ा कैंडिडली बच्चों से ये कहता हूँ कि स्नैप स्ट्रीक सब थोड़ा सा तोड़ दें। अब पहली स्नैप स्ट्रीक आप करेंगे अपने लैब कोट के साथ और अपने स्टेथोस्कोप के साथ। So that is the time where you should resume 6 को भी तब आप करें जब आपको लगा हो कि आप टेस्ट अच्छा देकर आए हैं। बिल्कुल। ये नहीं है कि आपका टेस्ट अच्छा हुआ नहीं और आप 6 को स्ट्रिक्स जो है ना आपने स्टार्ट कर ली। मजीद भी अब्दुल रहमान से बात करते हैं, शेफ अली की तरफ चलते हैं और हमारी जो पेरी पेरी रेसिपी, पेरी पेरी चिकन की रेसिपी है वो कहाँ तक पहुँची है? जी शेफ अली। जी अब मैं चिकन पेरी पेरी चिकन रेडी हो गया। ओके। तो अब मैं बना रहा हूँ राइस, पेरी पेरी राइस। तो बस 2-3 मिनट में डन हो जाएंगे। राइस में आपने क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन की है? राइस में बटर ऐड किया और उसके बाद वेजिटेबल, प्याज और शिमला मिर्च और टमाटर। तो उसमें हमने मसाले डाले हैं, एक पेरी पेरी पाउडर डाला, टमाटो प्यूरी डाली है, गार्लिक प्यूरी डाली है। तो उसकी पेस्ट बना के तो हमने ये उसमें बॉयल राइस डाले हैं। ठीक है। तो अब चावल डन हो गए हैं और हमारा चिकन भी डन हो गया? जी चिकन ऑलरेडी डन है हमारा। ठीक है। अच्छा आपने इसमें वेजिटेबल्स भी डाली हैं? जी वेजिटेबल डाली है इसमें। ओके। वही आपने कैप्सिकम डाली है? कैप्सिकम, टमाटर, ऑनियन और अनियंस डाले हैं। ठीक है। ये जी हमारे पेरी पेरी राइस तैयार हो चुके हैं और साथ ही साथ हमारी पेरी पेरी चिकन भी रेडी है। वेरी नाइस। ओके। ओके डन हो गया हमारा पेरी पेरी चिकन जो है ना वो बन चुका है। कितनी उसकी अच्छी, एक तो हमारे पूरे स्टूडियो में उसकी जो खुशबू है वो फैल चुकी है और दूसरा उसका कलर बड़ा अच्छा लग रहा है और जो राइस का कलर है वो भी बड़ा अच्छा लग रहा है। आप देख भी सकते हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर कि वो कितना मज़े का लग रहा है। ये तो जब खाएंगे शेफ अली तो तब आपको और तारीफ़ें सुनने को मिलेंगी कि कितना मज़े का, देखने में इतना मज़े का लग रहा है तो खाने में तो टेस्टी होगा ही होगा इंशाल्लाह।
तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट इसमें कोई ऐसा हमने चीज़ यूज़ नहीं कोई इतनी मुश्किल चीज़ कोई नहीं है यूज़ और की। फटाफट बन गया है ये। तो आप लोग भी घर पे बना सकते हैं। आज मौसम भी अच्छा है, जब भी इस तरह का मौसम हो, कोई घर पर आने वाला हो, तो आप ये वाली रेसिपी पेरी पेरी चिकन जो है ना वो बना सकते हैं। अपने लिए भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई मेहमान आएगा घर पे तभी आपने एहतमाम करना है। अपने लिए भी एहतमाम किया करें, अपने आप को भी स्पेशल फील करवाया करें इस तरह के खाने खा के। तो बाहर ज़रूर जाना है, घर पर आप रह के अच्छी अच्छी डिशेस बना सकते हैं जो हम आपको बनाना सिखाते हैं। तो शेफ़ अली रज़ा हमारे साथ मौजूद है। शेफ़ अली, थैंक यू सो मच कि आप आए और इतनी अच्छी रेसिपी जो है ना वो हमें आपने सिखाई है। तो मैं भी ज़रूर ट्राई करूँगी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोबारा से हम जो है ना MD कैट के टेस्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल रहमान, आपका भी तो नहीं दिल करा? स्टूडियो में खुशबू तो आ रही है सारी। पहले सवाल, नेक्स्ट सवाल के ऊपर जाने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि बड़ा सेंसिटिव मौजू चूज किया है आपकी प्रोडक्शन टीम ने, बट इन द मीन टाइम बड़े मजे के खाने जो हैं वो यहाँ स्टूडियोज में आप बना रहे हैं, और यही चीज बच्चों के लिए कि आप इस प्रोसेस को एंजॉय करें, आप अपने सेंटर में रहते हुए उस चीज को एंजॉय करें। अब देखिए पैरेलली चल रहा है ना कि मुझे खाना भी नजर आ रहा है और साइड पे इतनी इंटेंस हम गुफ्तगू भी कर रहे हैं। मैं भी इसी जो प्रोसेस से गुजर रहा हूँ। तो ये बड़ा क्रूशल टाइम है जिस तरह हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये इतना दर्द सर क्यों बन जाता है बच्चों के लिए कि MD कैट देना है हमने, वालिदैन भी इतना प्रेशराइज फील कर रहे होते हैं बच्चों के लिए भी, इवन तो वो खुद के लिए भी कि बच्चे पता नहीं क्या करेंगे, क्या होगा आगे जाके, ये क्यों इतना प्रेशराइज हो जाता है? ट्रूली अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन, और मैं समझता हूँ कि आज की पूरी गुफ्तगू का सबसे अहम जो सवाल है वो ये है। मैं अपने एक उस्ताद मोहतरम के पास बैठा हुआ था, तो उन्होंने मुझे एक बहुत खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि बच्चों को हारना सिखाएं। अच्छा, देखिए जीत जो है वो आपको सेल्फ टीच करती है, लेकिन आपको हार कर कैसे दोबारा से वापस आना है गेम के अंदर, वापस कैसे पलटना है गेम के अंदर, आपको किस तरह से डीमोटिवेट नहीं होना, आपको अपने बच्चों को ये चीज सिखाने की जरूरत है। मैं पेरेंट्स से इस चीज को रिक्वेस्ट करूंगा, मैं अर्ज करूंगा और इस चीज को एंडोर्स करूंगा कि अपने बच्चे को मेंटली प्रेशराइज बिल्कुल भी ना करें। विद स्टैंड विद देम, उन्हें कहें हम आपके साथ हैं व्हाटएवर द रिजल्ट। हाँ, आप उन्हें इस चीज का इदराक जरूर दिलाएं। अगर आप ये समझते हैं कि वो डिविएट हो रहे हैं, आप उनको काउंसल करें, आप उनको मोटिवेट करें, आप उनको राइट ऑन ट्रैक रखें। बट वंस द एग्जाम इज डन, सो व्हाट इज डन इज डन। आपको उसके ऊपर उनको टॉन्ट करने की, उनको इन्वेस्टिगेट करने की, उनको प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है। फिर आप उन्हें ये चीज बताएं कि व्हाटएवर द रिजल्ट इज, नो मैटर इट इज पॉजिटिव, इट्स नेगेटिव, इट्स एवरेज, हम आपके साथ खड़े हैं। और अपनी ऑडियंस को मैं एक और चीज, और पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को एक और चीज बताता चलो। मुनीब, आप MD कैट करते हैं तो आपको लगता है कि 2 डिग्रीज में एडमिशन होगा, वन इज MBBS एंड अदर वन इज BDS, दैट्स इट। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो 17 मेडिकल कॉलेजेस का मैंने आपको कहा, बीच में से 5 to 6 मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो अलाइड हेल्थ साइंसेज का डिग्रीज भी ऑफर करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल जी। आप कहते हैं कि जी एक मेडिकल स्टूडेंट का जो ड्रीम इंस्टीट्यूशन होता है दैट इज किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, कि मुझे किंग एडवर्ड जाना है। दैट इज द बिगेस्ट ड्रीम दैट ऑल ऑफ देम कैरी इन देयर हार्ट्स एंड माइंड्स। किंग एडवर्ड में सिर्फ MBBS नहीं कराया जाता, किंग एडवर्ड में DPT भी ऑफर होती है, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, विच हैज गॉट अ ग्रोथ रेट ऑफ 140% इन द फ्यूचर। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में ई-कॉमर्स की ग्रोथ 132%, लेकिन DPT का जो ग्रोथ रेट है दैट इज 140%। और मैं जब कहता हूँ फ्यूचर के अंदर इसका स्कोप है, आई डोंट मीन 2026, आई डोंट मीन 2027 एंड 28, बिकॉज ये बच्चे जिनकी हम बात कर रहे हैं इस वक्त, इनकी डिग्रीज जो हैं वो 2026 में शुरू होंगी जी। और इनकी डिग्रीज मुकम्मल 2031 में जाके होंगी। 2032 में ये इंटर्नशिप्स करेंगे, ये हाउस जॉब्स करेंगे, और फिर 2033 में दे आर गोइंग टू हिट द मार्केट। सो इनके लिए जो फ्यूचर की टर्मिनोलॉजी है, जो ट्रेंड की टर्मिनोलॉजी है, उसका जो टाइम स्पैन है, उसका जो एरा है 2033 टू 2050। तो हमें उस वक्त के ट्रेंड्स की बात करनी है। सो किंग एडवर्ड के अंदर DPT की डिग्री ऑफर की जाती है, कार्डियक परफ्यूजन, वन ऑफ द हाईली रिकमेंडेड, हाईली इन डिमांड। और व्हेन आई से हाईली इन डिमांड, जितनी देर इंसानों के सीनों में दिल धड़क रहे हैं, आपको परफ्यूजनिस्ट की जरूरत जो है वो पड़ती है। सो इट्स नेवर गोइंग टू ऑब्सोल्यूट। मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी, ये तमाम तर अलाइड हेल्थ साइंसेज की डिग्रीज किंग एडवर्ड में ऑफर हो रही हैं। एंड गेस व्हाट, इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको MD कैट के ही टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है।
यानी अगर आपका एमबीबीएस का मेरिट नहीं बना, कार्डियक परफ्यूजन में अप्लाई करें, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में अप्लाई करें, इमेजिंग टेक्नोलॉजी में अप्लाई करें, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी में, ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स में अप्लाई करें, स्टिल आप किंग एडवर्ड जा रहे हैं, स्टिल यू हैव गॉट योर व्हाइट लैब कोट, इन मेनी केसेस स्टिल यू हैव गॉट योर स्टेथोस्कोप एज वेल। एग्जैक्टली, स्टिल कहीं ना कहीं आप अपने ख्वाब से करीब तर और जो है, स्टिल आप अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा रहे हैं। मैनी ऑफ द केसेस आप अपने नाम के साथ डॉक्टर जो है वो आप लगा रहे होते हैं। सो चीज जो है वो एमबीबीएस या बीडीएस पर आकर नहीं ठहर जाती। आपको अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करना है, आपको उसके स्पेक्ट्रम को ब्रॉड करना है। जितना मैक्सिमम अप्लाई आप कर सकते हैं जितने डिग्री प्रोग्राम्स में आप करें, कहीं ना कहीं जो है वो आपका मेरिट जरूर आ जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी एक चीज पर स्टिक होकर ना रहें। तो जिस तरह आप आगे चलेंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग, और आपको जो है वो होपफुल रहना है, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, और फिर इस तरह से आपको चीजों को विद कॉन्फिडेंस लेके चलना है कि मैं कर लूंगा। बिकॉज अगर आप अच्छे स्टूडेंट्स ना होते, अगर आप सेल्फ डिटर्मिन्ड ना होते, अगर आपका पोटेंशियल कैलिबर एप्टीट्यूड होता ही ना, तो आप इस स्टेज तक भी ना पहुंचते। आपका यहाँ तक आ जाना इस चीज की दलील है दैट यू आर एन अबव एवरेज स्टूडेंट, यू आर एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। खुद को रिकॉग्नाइज करें, सेल्फ रिकॉग्निशन करें और सेल्फ एनालिसिस करें कि अगर कोई कमी रह रही है तो कहाँ रह रही है, उसको इम्प्रूव करें। मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ कि वन ऑन वन खुद को मिरर के सामने देखकर लुक इनटू योर आईज एंड आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन कि मुझे कहाँ जाना है और मैं किधर जा रहा हूँ। क्योंकि जो सबसे बेहतरीन गुफ्तगू है वो इंसान अपने खुदा के साथ करता है या खुद के साथ। ऐसा ही है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट ऑनेस्ट गुफ्तगू होती भी वही है। सो आई रिकमेंड कि आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करें। और मैं तो यहाँ तक अपने स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ कि अगर आप एमबीबीएस करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो अपने रजिस्टर्स, अपनी बुक्स पर मार्कर से पहले पेजेस के ऊपर बड़ा सा अपने नाम के साथ डॉक्टर लिख लें अभी से। okay. अपने रूम में बड़ा सा कहीं पर लिख कर लगा लें, सो दैट एनीवेयर यू सी, एनीवेयर यू लुक, आपको अपने नाम के साथ वो लिखा हुआ नजर आए, सो दैट यू अट्रैक्ट दैट ड्रीम। इस कायनात में अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि और हम इंसान को वही अता करते हैं जिसका वो गुमान करता है और जिसके लिए वो कोशिश करता है। सो नंबर 1 इज कि जो चीज आप करना चाहते हो आपको लगे कि आप वो चीज कर सकते हैं, और दूसरे नंबर पर देन यू स्ट्रगल फॉर इट, देन यू स्ट्राइव फॉर इट, और आप उसके लिए कोशिश करते हैं। सो सिर्फ मेडिकल साइंसेस के अलावा अलाइड हेल्थ साइंसेस की अपॉर्चुनिटीज हैं, और लेटर ऑन आपके पास बायोलॉजिकल साइंसेस की अपॉर्चुनिटीज हैं। हाँ, अपॉर्चुनिटीज काफी होती हैं, बट हम वो दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, अच्छा पॉइंट से रह गए, और वो अब आपने नहीं होना, बिकॉज़ जितना इंफॉर्मेशन हमने आपको बता दी है दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। तो ये एमडी कैट के हवाले से हम बात कर रहे थे, क्योंकि वो अक्टूबर में होना है, 5 अक्टूबर को जो टेस्ट है, आप उसकी भरपूर तैयारी करें, जो बच्चे हमें देख रहे हैं। और सिर्फ मेडिकल में या फिर बीडीएस में आप अगर नहीं भी होता, खुदा ना खासा नहीं भी होता, तो और भी ऐसे शोबे हैं या अलाइड चीज़ें हैं जिसमें आप जा सकते हैं, जो अब्दुर्रहमान ने हमें बताया भी है। तो अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच अब्दुर्रहमान कि आप आए, इसके ऊपर बात किए। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं कि शादी की असल उम्र क्या होनी चाहिए। एक ना मुहावरा बोला जाता है कि शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। तो इसमें कितनी हकीकत है। दूसरा ये कि आजकल आपको पता है कि थोड़ा मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। मर्द हजरात भी, लड़के भी कहते हैं कि जब तक हम अपना करियर नहीं बना लेते हैं तब तक हम शादी नहीं करेंगे। और करियर बनाते बनाते आपकी उम्र जो है ना वो इतनी हो जाती है, मतलब शादी की उम्र गुजर जाती है। और ऑन द अदर हैंड ख़वातीन में भी, लड़कियों में भी ये बना हुआ है कि जनाब हम अपना करियर परसू करेंगे, पहले तालीम हासिल करेंगे, उसके बाद नौकरी करेंगे, फिर उसमें जो है ना वो तजुर्बा हासिल करेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, ख़ुद को एम्पावर करेंगे, फिर जाके कहीं हम लोग शादी की तरफ जाएंगे। तो उम्र गुजरती जाती है। तो असल उम्र क्या होती है, कंपैटिबिलिटी कितनी होनी चाहिए ख़वातीन मर्द के अंदर, और ये सारी चीज़ें जिनको आज हमने हाईलाइट करना है। क्योंकि कहते हैं जी 28 से ऊपर लड़की हुई नहीं तो उसको ताने पड़ना शुरू हो जाते हो तुम तो बुढ़ी होना शुरू हो गई हो, तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई है, 30 से ऊपर चले जाओ तो तुम्हारी तो अब शादी हो ही नहीं सकती है। मतलब इस तरह के जुमले भी सुनने को मिलते हैं ख़वातीन से रिलेटेड। तो इस पर बात कर लेते हैं कि हमारे मुआशरे का जो दोहरा मयार है ये किस साइड पर है, और
हमें क्या करना चाहिए इस हवाले से। डॉक्टर नबिया अली खान ने आज हमें ज्वाइन किया है, माहिर नफ्सियात हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर नबिया आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर नबिया, शादी की असल उम्र क्या होनी चाहिए? आज का बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। अच्छा क्वेश्चन है। क्या होनी चाहिए वैसे मेरे ख्याल से मैं ये समझती हूँ कि 24 साल की उम्र में लड़कियों की शादी हो जानी चाहिए। ठीक है। 24 से और 26 साल की एज जो है वो बेस्ट है लड़कियों के लिए। अगर कोई ये कहता है कि 26-27 साल की लड़की होगी और शादी नहीं हो रही, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 26-27 साल में इंसान को थोड़ी समझ आनी शुरू होती है, थोड़ी सी मैच्योरिटी आना शुरू होती है। और यकीन करें, आपके लड़का हो या लड़की हो, उसको मैच्योरिटी 30 साल के बाद ही आएगी। ऐसे ही है, बिल्कुल। आप जब 20s में है ना, तो आप कभी भी मैच्योर नहीं हो सकते। आप में वो चीज़ें रहेंगी कि आप सही डिसीजंस नहीं ले सकते, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते, क्योंकि एक बचपन जो है वो आपके साथ साथ चल रहा होता है। बट जैसे ही आप 30s क्रॉस करते हैं या आप स्टैंड करते हैं 30s पे, तो मैं समझती हूँ कि आप समझदार होना शुरू होते हैं, आपको लोगों की समझ आनी शुरू होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप जो है समझना शुरू करते हैं। तो बेस्ट उम्र है। अगर 30-31 साल भी आपकी उम्र हो गई है तो ये कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं है। हाँ, ये हम कह रहे हैं ना, लोग तो बड़ा मायूब समझते हैं कि अच्छा 30 साल की लड़की होगी और घर बैठी हुई है, शादी नहीं की, नौकरी कर रही है, करियर परसू कर रही है, शादी क्यों नहीं कर रहे हैं आप? मतलब वालिदैन को इतना प्रेशराइज किया जाता है कि वालिदैन परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि वाकई अच्छा 30 साल की होगी, अब इसका कोई रिश्ता ढूंढना असल में ना हमारे पास नॉलेज तो है नहीं, पढ़े लिखे हम हैं ज़्यादा नहीं। जहाँ पर आप देखते हैं कि जहालत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए ना, वहाँ पे मिथ्स काम करती हैं। वहाँ पे जिसको जो बेहतर लगता है वो फिर उसी हिसाब से चलना शुरू कर देता है। ना कोई 30 साल जो है वो लड़कों की और ना ही 30 साल कोई लड़कियों की उम्र इतनी ज़्यादा है कि जिस पर जो है क्रिटिसिज्म की जाए या जिस पे कहा जाए कि अभी तक घर बैठी है। 30 साल क्या, मैं कहती हूँ 35 साल के बाद तो औरत खूबसूरत होती है। 35 साल के बाद तो उसका असल जो है वो रंग रूप निकलता है, और 40 साल तक जो है वो उसको समझ आती है, वो एक प्रॉपर एक औरत कहलाती है। मैं नहीं समझती कि 30 साल या 30 साल से कुछ ऊपर जो लड़कियां हैं उनको लड़कियां ही कहना चाहिए, ख़वातीन कहना भी नहीं चाहिए। वैसे भी ख़वातीन जो है वो अपनी बढ़ती उम्र के बारे में बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव है, टेंशन में है, तो मैं समझती हूँ कि उनका टेंशन थोड़ा कम किया जाए। देखिए, आप खुश रहें, टेंशन फ्री रहें। बड़ा मुश्किल होता है ये इस माहौल में कि जहाँ पे आपने सारी चीजें भी करनी है, खुश रहना और टेंशन फ्री रहना। और एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि लिए मैं कहती हूँ कि आप खुश रहना शुरू कर दें। बिल्कुल। अच्छा, खुश कब रहेंगे आप? जब लोग आपको खुश रहने देंगे। देखिए, लोगों के रवैये, बातें, चीजें, इंसान अपनी वजह से नहीं जो नाखुश होता, मायूस होता, दूसरों की वजह से नाखुश होता है कि दूसरे जो है वो उसको खुश नहीं देखना चाहते। लेकिन मैं हमेशा लोगों को ये कहती हूँ, एक तो ना ये एज डिफरेंस खत्म कर दें। अच्छा, ये एज की बातें, कितनी एज में शादी होनी है, क्यों होनी है, जिस एज में भी शादी होनी है हो जानी है आपकी। अच्छा, लेकिन ये अच्छा, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने हाईलाइट किया, एज डिफरेंस की मैं बात कर रही हूँ। अब अगर लड़का है, ही इज 35 जी, लेकिन उनको लड़की जो है ना वो 22-23 साल की चाहिए। हाँ, क्यों? ये आपकी साइकी है। ये आपने एक इतना एज डिफरेंस जो है ना, 40 साल का मर्द है, उसको जो उसके लिए बीवी या लड़की चाहिए वो आपको 20 साल की या 25 साल की चाहिए जी। इतना गैप होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो है वो 4-5 साल का गैप होना चाहिए। ये एक एज ऐसी होती है जिसमें आपका बचपन एक साथ ग्रो करता है। यानी 3-4 साल का भी अगर मियाँ बीवी में गैप है, बीवी बड़ी है या जो हस्बैंड बड़ा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेयर है कि बीवी बड़ी हो, बहुत रेयर है। और होना चाहिए। आपको पता है कि सबसे बेहतरीन रिश्ता वो है जिसमें लड़की लड़के से बड़ी हो। अच्छा, जी हाँ, क्योंकि आपके रिश्ते निभ क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि आप जिस लड़के की के लिए रिश्ता देखने जा रहे हैं उसके लिए उससे भी कम उम्र लड़की पसंद कर रहे हैं। अब वो मैच्योर है, हाँ, वो उससे बड़ा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसका सोचने का अंदाज, उसका जिंदगी गुजारने का अंदाज डिफरेंट है। लेकिन वो जिसको आप देखने जा रहे हैं उसने तो अभी जिंदगी जी नहीं है। अभी तो वो जो है उसके अंदर बचकाना हरकतें हैं, चीज़ें हैं, उसे पता ही नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तो जब आप एक लड़के से छोटी उम्र की लड़की जो है वो देखने जाएंगे तो फिर आपके यहाँ तलाक की रेशो बढ़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो नहीं उठाएगा ना, शादी कोई मजाक नहीं है, ऐसे ही है। शादी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपने शादी को मजाक ही बना लिया है, जिसकी वजह से आए दिन तलाक।
ज़रा से शौहर ने कुछ कह दिया, ससुराल ने कुछ कह दिया, तो जी मुंह बना लिया, जो है मूड ऑफ हो गया। मूड स्विंग्स डिसऑर्डर्स जो हैं वो ऐसी लड़कियों में बहुत ज़्यादा होते हैं जिनकी अर्ली एज में शादी हो जाती है, क्योंकि अभी वो बहुत कुछ करना चाह रही होती हैं लेकिन शादी हो जाती है तो वो अपने आप को उसी मूड में रख लेती हैं कि हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ। जब आपने अपने माइंड को मैसेज दे दिया कि मेरा शौहर अच्छा नहीं, मेरी ससुराल अच्छी नहीं, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, तो आप उसी सिचुएशन में जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। एक तो आपकी अर्ली एज भी जो है वो ख़त्म हो जाती है, आप अपनी उम्र से पहले जो है वो बूढ़े लगना शुरू हो जाते हैं, और दूसरे ये कि आप अपनी जो है वो लव लाइफ और अपनी मैरिज लाइफ को एंजॉय भी नहीं कर पाते हैं। ये मैं ख़ासतौर पर लड़कियों के लिए कह रही हूँ। तो छोटी उम्र की लड़कियाँ लाना जो है वो कमाल नहीं है, समझदार लड़की को लाना कमाल है। बिल्कुल ऐसे सलीका शुआर होना चाहिए लड़की को, उसे घर घरस्ती आनी चाहिए, उसे तमीज़, अदब, लिहाज, बड़ों के मामलात, चीज़ें, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। आजकल लड़कियों में जो है वो मैंने देखा है कि इसी चीज़ का फुकदान है, जिस चीज़ का फुकदान है उसी की वजह से तलाक हो रही है। जब एक औरत को घर बसाना ही नहीं आएगा, एक औरत रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएगी, मैं ये नहीं कहती कि मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल है मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन मर्द आखिरी दम तक कोशिश करता है कि उसका घर बसा रहे। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं कि जिसमें हमें ये देखने को मिलता है कि एक मर्द की अच्छी तरबियत नहीं हुई जिसकी वजह से एक वो औरत को जो अब्यूज़ करता है या औरत की क्रेडिबिलिटी पर जो है वो सवालिया निशान है, तो इस वजह से फिर क्या होता है कि घर टूटते हैं। तो मैं समझती हूँ कि बेहतरीन चीज़, और फिर ये मेरे समझने की बात नहीं है, बात ये है कि अगर आप इस्लाम को भी देखें तो आपको बेहतरीन रिश्ता जो है वो हज़रत खतीजा का और आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलेगा। दूसरा, आजकल तो जिस ऐसे ना तरह करें। के केसेस हमें सुनने को मिल रहे हैं ना कि घरेलू तशद्दुद पे, फिर बीवियों के ऊपर तशद्दुद किया। अभी कराची में रिसेंटली वाक़या हुआ है कि नौ बहाता लड़की थी और उसके ऊपर तशद्दुद किया उसके शौहर ने, और इन द एंड उसकी डेथ हो गई। अभी ये कराची रिसेंटली मैं आपको केस बता रही हूँ। इस जैसे कितने केसेस हमारे सामने आते हैं। इस वजह से भी क्या आपको लगता है कि हमारे माशरे में अब शादी को एक टैबू बना लिया है, उससे अब खौफजदा हो रहे हैं हमारे जो न्यू जनरेशन है, बच्चे बच्चियाँ, और जिसकी वजह से अब और दूसरी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं? अच्छा, एक तो सोशल मीडिया पे आने वाली खबर का ना कोई सर पैर होता नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो आपको पता है कि पिछले 10 साल से मैं भी एज एन एंकर पर्सन काम कर रही हूँ, तो हम जो है ना वो बड़ी अथेंटिक और सर्टिफाइड खबर देते हैं। लेकिन सोशल मीडिया जो है ना वो इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल एक बंदे की सोच पे मुहित है कि जिस बंदे को जो मिला उसने वो उठा के अपलोड कर दिया, अपडेट कर दिया। उसमें पीछे सच्चाई क्या है इस चीज़ की तस्दीक ही नहीं की। एक औरत के साथ तशद्दुद हुआ, क्यों हुआ, आज तक रीज़न सामने आई है क्यों हुआ? औरत ने क्या किया था जो तशद्दुद हुआ? मर्द ने क्यों इतना तशद्दुद जो है वो किया? आप यहाँ बैठी हैं, किसी शख्स की जुर्रत है कि वो आप पर आकर खामा खा तशद्दुद करना शुरू कर दे? कोई तो बात होगी, कुछ तो होगा। इतना भी क्या होगा डॉक्टर ने कहा कि आप उसको जान से ही मार दे? नहीं, देखें ये दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता, माजरत के साथ। दूसरी बात ये कि जो तशद्दुद आप किसी पर कर रहे हैं ये आपकी जहनी सेहत को उजागर करता है। वो शख्स मेंटली डिस्टर्ब है, नॉर्मल बंदा नहीं है। जो इतना तशद्दुद करके किसी को जो है वो जान से ही मार दे, वो तो पहले ही मेंटल डिसऑर्डर में है। आपने इस चीज़ की तस्दीक ही नहीं की। हम बैंक बैलेंस देखते हैं, पैसा देखते हैं, जिस्मानी सेहत देखते हैं, कभी किसी ने जहनी सेहत पर गौर किया है कि एक लड़के की या एक लड़की की जहनी सेहत कितनी ज़रूरी है? अगर उसे एग्रेशन प्रॉब्लम है, उसे गुस्से का मसला है, वो किसी मेंटल डिसऑर्डर में है, कोई बाइपोलर डिसऑर्डर आपको मिल गया है या कोई आपको नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी मिल गई है, तो आप उसके साथ ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे? वो तो मेंटली डिस्टर्ब है। जिसका मेंटल लेवल, मेंटल अप्रोच ही डिस्टर्ब है, आपका अच्छा कंपेनियन साबित हो ही नहीं सकता। तो क्यों नहीं हम शादी के लिए जहाँ पर फिज़िकल टेस्ट को इम्पॉर्टेंट समझते हैं, वो भी बहुत कम लोग समझते हैं, कहाँ करवाते हैं लोग, उसके बाद जो है वो कितनी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। मैं ये समझती हूँ कि मेंटल हेल्थ टेस्ट को ज़रूरी बनाया जाए और ये गवर्नमेंट लेवल पे काम हो। शादी से पहले मेंटल हेल्थ टेस्ट लाजमी करवाएं। एक शख्स क्या मेंटली प्रिपेयर है एक इंसान को संभालने के लिए? पूरी ज़िंदगी का सवाल है। आगे बच्चे हो जाएं तो उनकी मेंटल हेल्थ का सवाल है। आज आपके प्रोग्राम के थ्रू मैंने पहली दफ़ा मैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जहाँ वो और बहुत अच्छे काम कर रही हैं वहाँ एक और अच्छा काम कर दें कि निकाह से पहले मेंटल हेल्थ टेस्ट को इम्पॉर्टेंट बना दें, ज़रूरी बना दें, ताकि कोई जहनी मरीज़ है, कोई जहनी खलफशार का शिकार है, किसी को जहनी प्रॉब्लम है, तो ये बात पहले ही क्लियर हो जाए। और एक साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की जो असेसमेंट लेटर है वो बाकायदा उसको जो है वो इशू किया जाए कि ये शख्स मेंटली जो है वो फिट है। हाँ, फिट है। ठीक है डॉक्टर नबिया, हमें कॉलर ने ज्वाइन किया है, अफजल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
कैसे? क्या हाल है बेटा, ठीक है? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र भी, आप सुनाए? शुक्र मैंने अल्लाह। पहले भी 1-2 दफा कॉल की है। बात ये है मेरा बेटा, उम्र का तयन किया जाता है बड़े घरानों में। अच्छा। हम लोग जो देहात में रहते हैं, ये शहरों में रहते हैं, जब बच्चा आपको तंग करे, उम्र हो उसकी आप नहीं देख सकते। अगर 16-17 साल का बच्चा, 18 साल का, और रोजाना घर में कोई ना कोई पड़ोस से आ जाता है कि ये हमें ऐसे करते तो उससे बेहतर है कि उसकी शादी कर दी जाए ताकि माँ बाप को तंगी ना हो। इसी तरह बेटियों के मसाइल हैं। अगर आप जो माहौल चल रहा है इस दफा मोबाइल का और दूसरा तीसरा जो हमारे मुल्क में जो हालात चल रहे हैं, उसके हिसाब से अब माँ बेहतर समझती है सबसे ज्यादा बेटी को। जब माँ ये समझे कि मेरी बेटी इस हिसाब किया तो उसके हिसाब से उसकी शादी कर देनी चाहिए। उम्र का तयन तो नहीं किया जाता ना, ठीक है। हालात पे बनसर होती है हर चीज। जब आपको कोई अच्छी जगह मिले तो आप, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब को आप देखें अपने घर का हिसाब किताब, उस वक्त उसकी शादी कर दें। इससे पहले ठीक है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अफजल साहब, आपने अच्छा पॉइंट उन्होंने रेज़ किया है कि जब हालात ऐसे हों कि अगर बेटे की देखा जाए तो 16-17 साल की उम्र है, शिकायतें आ रही हैं, मोहल्ले से भी आ रही हैं, बाकी जगहों से भी आ रही हैं, तो फिर आपको शादी कर देनी चाहिए। सेम विद द केस के जिसको लड़कियों का भी यही है। नहीं, जिसको माँ बाप नहीं संभाल सके उसे बीवी क्या संभालेगी? मैं एग्री नहीं करती आपकी बात से, ठीक है। माजरत, मैं आपकी सोच रखने वाले किसी शख्स से बिल्कुल एग्री नहीं करती। उसकी वजह है क्योंकि मैं साइकोलॉजिकल सोचती हूँ जी, मैं नफ्सियाती पहलुओं को मद्देनजर रखती हूँ। एक बिगड़ा हुआ लड़का जिसने सारे ज़माने को तंग किया हुआ है, आपके पास श्योरिटी है कि वो अपनी बीवी को ठीक रखेगा? आप जब एक बिगड़े हुए शख्स को जो है वो किसी की बेटी के हवाले करते हैं, आप उसकी आने वाली की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। ये थॉट्स चेंज करें, सोच को तब्दील करें। इस वक्त तब्दीली की ज़रूरत है। बच्चे की ग्रोथ जो है वो 8 साल से लेकर और 15 साल तक की उम्र में होती है। जो वालिदैन 8 साल से और 15 साल की उम्र तक अपने बच्चे को ना संभाल पाए, उनके बच्चे 17 साल 18 साल की उम्र में लोगों को तंग करते हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि मोबाइल फ़ोन या गैजेट्स जो हैं वो इसका बहुत ही बैड इम्पैक्ट हो रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अपने बच्चे पर जो है वो नज़र नहीं रखी है। आपका बच्चा कौन सी ऐप्स में जा रहा है, क्या कर रहा है, और वो किस तरह से मुख्तलिफ जो है वो गेम्स का हिस्सा बन चुका है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता था। ये माँ बाप की तरबियत थी। माँ बाप अपनी तरबियत के हिसाब से, जिनके बच्चों की तरबियत अच्छी हुई भी है, वो 20 साल में शादी करें, 50 साल में शादी करें, डजंट मैटर। मैं कहती हूँ शादी के लिए उम्र की कोई कैद नहीं होनी चाहिए। जब आपका दिल करे आप तब शादी करें। ठीक है जी। डॉक्टर नबी अली खान हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आई, इसके ऊपर बात की है। मैंने यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम्स चल रहे हैं, मुख्तलिफ़ कॉल्स आती हैं आपको, मैसेजेस आते हैं और आपके जो पैसे हैं ना वो आपके अकाउंट से निकल जाते हैं। ख़ास तौर पर वो लोग इसका शिकार हो रहे हैं जिनको नो हाउ नहीं होती है, जो शायद दूर दराज के इलाके में रहते हैं, देहात में ख़ास तौर पर जो लोग रहते हैं उनके साथ ये स्कैमिंग हो रही होती है। इवन दो कि हम शहर लाहौर में रह रहे हैं, हमें भी कभी कभी कॉल्स आ जाती हैं, जी हम फ़लाँ कंपनी से बात कर रहे हैं या बैंक से बात कर रहे हैं, तो आपका ये प्रॉब्लम हो गया है, तो आपके ना फ़ोन पे एक OTP आ रहा है, तो ज़रा आप वो हमें सेंड कर दें, वो नंबर बता दें। तो ये चीज़ जो है ना ये स्कैमिंग में आती है। अगर आप वो नंबर उन्हें बता देंगे तो समझें कि आपका फ़ोन, आपका व्हाट्सएप, जो चीज़ें, आपका अकाउंट जो है ना वो हैक हो जाएगा और वो उसके थ्रू कुछ भी कर सकते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि ऐसी कोई भी चीज़, कोई मैसेज आए, कोई लिंक आए, कोई फ़ोन आए, कुछ भी आए, कोई भी कहे कि हम आपके फ़लाँ लोग बात कर रहे हैं, कोई रिश्तेदार बात कर रहा है, बैंक से बात कर रहे हैं, कोरियर वाले बात कर रहे हैं, कोई भी बात कर रहा है ना, आपने कभी भी अपना कोई भी आपको SMS आता है, OTP आता है, आपने कभी भी वो प्रोवाइड नहीं करना है। दूसरा ये कि लोग इसका शिकार हो रहे हैं, तो FIA इसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई कर रहा है, किस तरह लोगों को बचाया जा रहा है या नहीं भी बचाया जा रहा है, अवेयरनेस कैंपेन चलाई जा रही है FIA की तरफ से कि नहीं, इस पे बात करनी है हमने, क्योंकि मुल्क में जो है गैर कानूनी कॉल सेंटर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा बनते जा रहे हैं और उसकी वजह से ये स्कैमिंग्स भी सामने आती हैं, ये मुलव्वस भी होते हैं। तो इस पर बात कर लेते हैं। फ़ाहद अमीन ने हमें ज्वाइन किया है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उनसे बात करते हैं FIA से रिलेटेड। फ़ाहद साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, आपका शुक्रिया।
फात साहब, आजकल स्कैमिंग हज़ारों अफराद जो है ना वो इसका शिकार हो रहे हैं। कुछ अल्लाह वालों जो है ना वो कहते हैं ना कि बच जाते हैं, कुछ जो है ना वो शिकार हो जाते हैं कि वो उनको नंबर भी दे देते हैं, वो प्रोवाइड कर देते हैं, फिर वो उनके पैसे भी उनके या तो जैस कैश में से उनके पैसे निकल जाते हैं या फिर उनका फ़ोन हैक हो जाता है, व्हाट्सएप हैक हो जाता है। ये सारी चीज़ें भी हमारे सामने आ रही हैं। अब ये जो गैर कानूनी कॉल सेंटर्स हैं वो भी स्कैमिंग में मुलव्वस जो है रिपोर्ट्स में आ रहा है कि वो भी इसमें मुलव्वस होते हैं। तो FIA का क्या क्राइटेरिया बनता है, वो किस तरह कार्रवाई करे? देखिए, FIA तो पहले कार्रवाइयाँ कर रही थी, मगर अच्छा। उस लेवल पे कार्रवाइयाँ नहीं की गई कि ये कॉल सेंटर जो हैं वो बंद हो सकें। अभी भी आप देखें लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सैकड़ों की तादाद में कॉल सेंटर्स बने हुए हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई उनका जो है वो अता पता नहीं है, वो क्या काम कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल स्कैम कर रहे हैं, वो अच्छा। लोगों को लूट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई पता नहीं है। अब ये जैसे जौहर टाउन है, पंजाब सोसाइटी है, इचरा मुस्लिम टाउन, इकबाल टाउन, फैसल टाउन और दीगर पोश इलाके हैं जहाँ पर ये कॉल सेंटर्स बने हुए बिल्कुल ऐसे ही है। लोगों ने घरों में जो है वो घर रेंट पे लेके, जो पोश इलाके हैं वहाँ पर घर रेंट पे लेके उसके अंदर वो अपना काम कर रहे हैं। दूसरा, ये सिर्फ लाहौर में ही नहीं है, ये जो आप देखें उकाड़ा वाली साइड, ये गुजरावाला, हाफिजाबाद, इन साइडों पे बहुत ज़्यादा इस तरह के मामला जो है वो हैं। और फ्रॉड ऐसे हैं कि अकल दंग रह जाती है जो ऑनलाइन फ्रॉड किया जाता है। मगर मैं आपको एक बात बताऊं कि इस हवाले से हमारी कोई एजेंसियां इतना कोई बेहतरीन काम नहीं कर रही जो मुतलका हैं। FIA होगी, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होगी, अब ये नई जो है वो वजूद में आई है, मगर इनके पास मसला ये है कि तादाद इस कदर ज़्यादा है फ्रॉड्स की, एप्लीकेशंस की, कि वो इतना कोई काम ही नहीं कर रहे इस पर। ठीक है, और ये इस वक्त मेरा ख्याल है कि सोशली और फाइनेंशियली ये सबसे बड़ा लोगों को जो है वो चूना लगाया जा रहा है और कोई इस पे काम करने वाला जो है वो सामने दिखाई नहीं दे रहा। ये अभी चंद रोज़ पहले 2-3 कॉल सेंटर जो है वो बड़े लेवल पे पकड़े गए जिनमें गैर मुल्की लोग भी मौजूद थे। लाहौर में गिरफ्तारियाँ हुई हैं, उनमें चाइनीज़ थे, उसमें कुछ और लोग भी थे, तो वो पकड़े गए हैं यहाँ से ना, जो गैर कानूनी तौर पर लोग जिन्होंने कॉल सेंटर्स बनाए थे, लूट रहे थे। अब ये करते क्या हैं, बड़ा ये एक आप कहते हैं प्लान्ड इनका जो है एक्शन, क्योंकि लोगों को लूटना है तो उन्होंने प्लान तो करना है कि किस तरह का लूटना है। ठीक है, अब आप देखें सबसे ज़्यादा इस वक्त कॉल्स जो आती हैं लोगों को, वो ये कॉल आती है कि जी वो थोड़ा सा डाटा निकालते हैं मोबाइल से, उनका ना फेसबुक से डाटा ले लेते हैं, व्हाट्सएप से डाटा ले लेते हैं, मोबाइल से उसका सारा डाटा निकालते हैं, ऑनलाइन डाटा निकाल के उसके बाद उसको फ़ोन करते हैं। उनको पता चल जाता है कि इसका कोई रिश्तेदार, कोई अजीज़, कोई ऐसा दोस्त किसी बाहर के मुल्क में मौजूद है। ठीक है, अब बहुत सी ऐसी शिकायत हमें भी मौसूल होती हैं कि यार वो मेरा कज़न था, वो सऊदीया में था या अमेरिका में था या किसी और मुल्क में था, तो उसकी मुझे कॉल आती है कि यार मुझे ना इस वक्त पैसों की बड़ी अशद ज़रूरत है और जो है ना वो मेरे नंबर पे जो है ना वो मुझे सेंड कर दो। तो वो मैंने को 1.5 लाख, किसी ने 2 लाख, किसी ने 50,000 इस तरह सेंड कर दिया। अब बाद में जब उस बंदे से रब्ता होता है तो पता चलता है कि उसने तो कॉल ही नहीं की, उसने तो मांगे ही नहीं है, उसने उसके तो पास मांगा होगा ही नहीं है पैसे। ठीक है, कुछ लोग तो अपनी समझदारी की वजह से बच जाते हैं कि वो पहले कंफर्म करना शुरू कर देते हैं कि भाई वाकई तुम्हारी कॉल आई है, इसकी कॉल आई है, नहीं है कॉल आई, तो वो उस हिसाब से जो है वो उनकी बचत हो जाती है। हाँ। मगर जो बेचारे नहीं उस तरफ सोचते, कई दफ़ा बंदा इतना मसरूफ होता है कि उसको वो नहीं समझ आती है। हाँ। समझ नहीं आती, वो क्या वेरीफाई कर लें उसको दोबारा फ़ोन करके। मुझे खुद 2-3 दफ़ा कॉल्स आई हैं इस तरह की कि यार वो मुझे पहचाना है आपने, मैं कहा नहीं मैंने नहीं आपको पहचाना। इधर से ही शुरू करते हैं ऐसे यार तू चंगा बंदा, थानू पहचान ही नहीं रहा, चंगा तू साडा कज़न। जब आप कोई नाम ले लें तो फिर वो कहते हैं हाँ हम वही हैं। हाँ जी मैं वही हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो वही हूँ। मुझे कहता है जी वो मेरा नाम, मैं आपको ना कोई 2 लाख रुपया भिजवा रहा हूँ, तो वो अपने पास रखना है, तो किसी को देना नहीं है, मैं वापस आऊँगा तो मैं आपसे ले लूँगा, तो ये करूँगा। फिर मुझे कहता कि यार वो ना यहाँ पे मुझे कुछ थोड़ा सा इशू है, को 50,000 रुपया तो मुझे भिजवाना, फिर मैं आपको वापस सेंड करता हूँ। मैं कह यार, यानी कि इस तरह की कॉल्स आती हैं, बंदा पहले लालच देते हैं, उसके बाद उसको कहते हैं कि यार वो ज़रा ये तो करना, ये हो नहीं रहा मुझसे ना, तो मैं आपको करता हूँ, ये फ़ीस पे करनी है, ये करना वो करना, इस तरह करके ना। और दूसरा जो फ्रॉड सबसे ज़्यादा सामने आ रहा है, जो कॉल्स आ रही हैं वो इस तरह आती हैं कि भाई आपका जो है वो ये ATM कार्ड जो है ये बंद हो गया है, हम आपको OTP सेंड कर रहे हैं, वो बताइएगा।
वो बताएंगे तो फिर आपका जो है ना ये कार्ड मतलब ये एक्टिव हो जाएगा। बैंक से फोन कर रहे होते हैं, वो बैंक से ये हम बैंक से बताते हैं कि फोन हम कर रहे बैंक हैं। से फोन हाँ कर रहे जी, हैं, बैंक आपका से फोन एटीएम कर कार्ड रहे हैं। ब्लॉक हो गया तो उसको आपने कराना है, तो वो एक ओटीपी आएगी, वो बता दे। हाँ जी, और तीसरा जो फ़ोन आता है वो आता है कि जी वो ये आपका भांजा है, ये कज़न है, ये रिश्तेदार है, ये आपका ये बेटा है, इसको पकड़ लिया इसको है। हमने पकड़ लिया है, तो ये किसी जो है इलीगल एक्टिविटी में मुलव्वस था, ये जो है वो मंशियात में मुलव्वस था, इससे वो बरामद हो गई हैं, ये हो गया वो हो गया। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको छोड़ दें तो आप जो है ना इस नंबर पे हमें जो है ना वो जायज़ कैश कर, ये जो गैर कानूनी कॉल सेंटर्स हैं ना, इनको जो है इनके ना खिलाफ कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है चलें, कि ठीक है। लोगों को जो है ना वो बस मैंने खास तौर पर जो सादा लोग हैं ना, वो बेचारे उनके शिकंजे में आ जाते हैं, इनका शिकार हो जाते हैं। लेकिन ओवरऑल जो है लोगों की माली नुकसान से उनको बचाने के लिए FIA को इस हवाले से कार्रवाइयाँ करने की ज़रूरत है। हमारे साथ फ़हद अमीन मौजूद थे। फ़हद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या पाए जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं लाहौर शहर में ट्रैफिक के हवाले से। और हर दफ़ा कोई नई चीज़ जो है ना वो ट्रैफिक रूल्स के हवाले से हमारे सामने आती है, तो वो आप तक पहुंचाना भी बहुत ज़्यादा लाजिम हो जाता है। तो कुछ मज़ीद पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं ट्रैफिक रूल्स की। अगर बात की जाए तो लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने एक और क्रैकडाउन शुरू किया है, हेलमेट ना पहनने वालों के ख़िलाफ़ है। और इसमें अब ये होगा कि अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे, बाहर निकल रहे हैं, आप सवारी पे अपनी मोटरसाइकिल पर सफ़र कर रहे हैं और जहाँ पर आप पकड़े गए तो आपके ख़िलाफ़ अब FIR दर्ज होगी। कोई जुर्माना नहीं होगा, शायद पहले आपको वार्निंग दी जाए, फिर जुर्माना किया जाए और फिर FIR जो है ना, मतलब चालान भी साथ होंगे और साथ ही साथ आपके ऊपर FIR भी होगी। क्योंकि लोग चालान दे के कहते हैं तो चलो ठीक है, चालान ही है ना, इतने से पैसे हैं, दे के और आप फिर दोबारा से वही अपनी रविश इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन अब जो है ना FIR हुआ करेगी ताकि आप सुधर जाएँ। जो लोग वायलेशन करते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो अभी तक कितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं, कितने जुर्माने हुए हैं और फीडबैक क्या आ रहा है, लोग इस हवाले से क्या कह रहे हैं, इस पर बात कर लेते हैं। मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। मुदस्सिर, आपको वेलकम कहते जाओ लाहौर में, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुदस्सिर, लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने एक और क्रैकडाउन शुरू कर लिया है। हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई इन अ सेंस FIR होगी, जुर्माने भी होंगे, FIR भी होगी। ये देखें, शहरियों के लिए एक और जो है वो मुसीबत है। हाँ। आप देखें कि मैं अगर बात करूं तो 2025 में 6 महीनों में 1,63,352 जो है वो चालान हो चुके हैं। ठीक है। अच्छा, ठीक है। और इसमें जो है वो FIR भी शामिल हैं, जो हज़ारों की तादाद में है। FIR पहले ही जो है वो की जा चुकी है। सेकंड मैं बताऊँ कि लास्ट 5 दिनों में जब से ये कैंपेन शुरू हुई है, 42,000 जो हैं वो चालान जो है वो लाहौर पुलिस जो है वो कर चुकी है। ठीक है, 42,000। हाँ, हेलमेट ना पहनने पे, सिर्फ हेलमेट ना पहनने पर। ओके। और पुलिस वालों का भी सबसे अहम बात यह है कि पुलिस वालों की अब जो है वो चालान हो रहे हैं। अच्छा, चलिए जी, ये तो अच्छी बात है। पहले जो है वो नहीं होते थे। ठीक है, पहले नहीं होते थे, बिल्कुल, वो तो ऐसे निकल जाते थे, वो वायलेशन करते थे, उनकी नंबर प्लेट भी नहीं होती थी, 3 लोग भी बैठे हुए होते थे और उन्होंने हेलमेट भी नहीं पहना होता बिल्कुल। था। जब लोगों ने शोर किया ना, लोगों ने कहा कि हमें पकड़ रहे हैं तो इनको भी पकड़े, ये भी बगैर हेलमेट पे जो है वो फिर रहे हैं। अब देखें, अब लोगों के अब चलान करते जा रहे हैं, ये तो और अपने बेटी भाइयों के नहीं करेंगे तो फिर अच्छी बात नहीं है। फिर जो है वो लोग तो शोर करेंगे। लास्ट टाइम CTO साहब आए भी थे तो हमने उनसे सवाल किया, तो उन्होंने कहा था नहीं, अब तो वो भी पकड़े जाएंगे, वो भी शिकंजे में आएंगे। हाँ, ये CTO साहब के जो है एक्शन की तरफ से जो है वो हुआ है और मैं समझता हूँ कि CTO साहब का बड़ा अच्छा एक्शन है कि उन्होंने पुलिस वालों को भी पकड़ा है, वार्डन को भी पकड़ा है और जो रूल वायलेशन करते हैं उनको भी पकड़ा। मैं उसे बताऊं कि ये ना चालान से ये मसला हल नहीं होना। अच्छा। आप ऐसा करें कि आप 2,000 का चालान करते हैं, कभी 3,000 का भी करते हैं, वैसे 5,000 का भी कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए बेहतरीन हल ये है कि आप स्टॉक लगा दें हेलमेट के, जहाँ पे ट्रैफिक वार्डन खड़े होकर 3-3, 4-4 चालान कर रहे हैं, वहाँ पे स्टॉक लगा दें। अब इस एक मोटरसाइकिल के जो है वो सवार जो है ना, उसके साथ 2-3 बच्चे भी बैठे होते हैं, एक खातून भी बैठी होती है, आप उसको रोकते हैं, उसकी तजलील भी होती है। जाहिर है बेचारे बच्चे भी परेशान होते हैं कि हमारे बाबा को किसने रोका है, बच्चे जो मासूम होते हैं परेशान होते हैं। तो आप उनको ये कहें कि ये हेलमेट लेके आएँ, आपका मोटरसाइकिल छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, उससे जो है वो बेहतरी जो है वो लाई जा सकती है। आपने वो CM KP का एक क्लिप सुना होगा, उसने कहा कि ये ना मोटरसाइकिल वालों का आप चलान ना करें, उनको आप वार्निंग दे दें। अच्छा। 1 दे दें, 2 दे दें। सही है। तो ये बेचारे गरीब होते हैं, एक दिन में
यही उन्होंने कमाना होता है। आप उनका वो चलान कर देते हैं 2000 3000, फिर अब ज़्यादा करते हैं, मुकदमा दर्ज कर देते हैं, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बना देते हैं। तो उस पर वो मुझे बड़ी अच्छी वीडियो लगी, वायरल हुई कि सीएम ये कह रहा है कि मोटरसाइकिल वालों को छोड़ दें, क्योंकि उनकी वही दिन की इनकम होती है, उसी से उसने अपना घर चलाना होता है। आप उसने फिर ये भी कहा, उसने कहा गाड़ी वालों को आप चलान करें जितना मर्ज़ी करें, ठीक है, लेकिन ये इसमें मैं आपको बताऊं कि ये इतने चलान उन्होंने बढ़ा दिए हैं। मैं समझता हूं कि ट्रैफिक पुलिस जो है इतने लाइफ में चलान नहीं हुए। अच्छा, सीटीओ साहब ने ये भी एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर जो ट्रैफिक वार्डन्स अगर कोई सही तरह कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लोगों को पकड़ नहीं रहे हैं, या पुलिस वालों को रिलीफ दे रहे हैं, वकीलों को रिलीफ दे रहे हैं, या किसी और को भी अगर कोई आम शहरी को भी रिलीफ दे रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ऐसा कोई केस सामने आया है कि उन लोगों ट्रैफिक वार्डन्स के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हुई है? मैं बताऊँ मुनीबा, जो वकीलों को रिलीफ देना है ना, वो तो डर के देते हैं, ठीक है, डर के देते हैं, डर के देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वकील, एक वकील का आप चलान करें, 4-5 इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद मारना शुरू कर दें। रिसेंटली मजांग के इलाके में एक वीडियो सामने आई थी, एक गाड़ी में वकील जा रहे थे, उन्होंने रोका, ट्रैफिक वार्डन ने, वो नहीं रुके, फिर आगे जाके ट्रैफिक वार्डन ने उनको जो है वो अगले ट्रैफिक वार्डन को वायरलेस की, उनको रोका, वो निकले हैं वकील, उन्होंने मारना शुरू किया, ठीक ठाक मारा उन्होंने ट्रैफिक वार्डन को। उसके बाद एफआईआर होगी, लेकिन क्या होना होता है इन एफआईआर्स में? होता कुछ नहीं है, बनता नहीं है ट्रैफिक वार्डन का कुछ। होता यह है कि बाद में सुलह हो जाती है, ठीक है, और सुलह के अलावा जो है वो उसी पुलिस ने चलान करने होते हैं, वो अदालत में जाते हैं, अदालत में जाके जब वो सुलह हो जाती है, ये जो है ना बड़ा इशू है। बाकी जो है वो जब इतनी उनको लिबर्टी मिल जाती है कि देखें, अगर हमने वकीलों को चलान नहीं करने तो फिर हम अपने बेटी भाइयों को भी छोड़ दें, ठीक है, हम उनके क्यों करें? तो अलबत्ता मैं ये कह रहा हूँ कि सहाफ़ियों के अब चलान हो रहे हैं, सहाफ़ियों को माफ़ी नहीं मिल रही, क्योंकि बहुत से जो हमारे दोस्त जब फंस जाते हैं, जब उनको कहते हैं तो कह रहे हैं नहीं जी, सीटीओ साहब ने बड़ी सख्ती की हुई है। अच्छा, तो सिर्फ सहाफ़ियों के लिए की हुई है? ओवरऑल की है, उन्होंने सबके लिए कहा है, लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं वो अंदर से रिलीफ पहुंचा लेते हैं ना अपने भाइयों को या वकीलों को। चले खैर, होना नहीं चाहिए, रूल सबके लिए बराबर होने चाहिए, वो बेशक हम ही क्यों ना, सहाफ़ी क्यों ना वायलेशन कर रहे हो, सबको करना चाहिए। बट अभी तक मुझे ये बताएं कि बगैर हेलमेट के जो चलानिंग और ख़ासतौर पर जो FIR हो रही है, कितनी FIR हुई है जिन्होंने बगैर हेलमेट के उनके ऊपर की हो? जी बिल्कुल। अब गुज़श्ता 24 घंटे की हम बात करें तो अभी तक तो 50 FIR जो हैं वो हो चुकी हैं, ठीक है, और इनकी जो दायरा कार है ना वो बढ़ रहा है। अब पूरे पंजाब में, लाहौर में, पूरे पंजाब में FIR का सिलसिला जो है वो किया जा रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्रिमिनल रिकॉर्ड ना बनाएं, लोगों का, लोगों ने बाहर भी जाना होता है, और खासतौर पर यंग जो लड़के हैं वो उन्होंने अगर बाहर जाना है स्टडी वीज़ा के लिए कहीं भी, तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। हाँ, अगर कोई वन विलिंग कर रहे हैं, देखिए ना, वन विलिंग की समझ आती है कि आप उस पर FIR दे दें, ठीक है, कार्ड फ्लाइंग की है, आप उसके FIR, लोगों की जानों का मसला है। अब देखें, जो इस तरह की FIR है ना, उस पर जो है मुझे नहीं है, मैं उसको अच्छा नहीं समझता कि आप जो है वो हेलमेट ना पहनने पे FIR दें। अब चलान कर रहे हैं 2000 का बड़ा है, अब मजीद आप इसको क्या करना चाहिए? मैंने वैसे बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है, मैं सीटीओ साहब से भी जो है वो ये कहूँगा, IG साहब से भी, जहाँ पे वार्डन्स खड़े हैं वहाँ स्टॉल लगा दें प्राइवेट लोगों पे, वो हेलमेट लेके आए, आप उसकी छोड़ दें, आप आपको रसीद दिखाएं, आपके सामने वो हेलमेट की खरीदारी कर, तो आप उनको जो है वो बता दें कि देखें, मैंने शहरी जो जाके बताएगा, रसीद दिखाएगा, हेलमेट दिखाएगा, तो वो ले लेंगे। तो आप चलान करते जाएंगे, चलान से जो है वो मैं नहीं समझता कि इससे क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाएगा, तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा कि उनका फ्यूचर जो है ना वो भी तबाह हो सकता है। FIR हो जाएगी, चलान तक तो मैं भी कहता हूँ ठीक है, ये लोगों की जिंदगी का हाल है कि जनाब अब अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आपका चलान तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ FIR भी दर्ज होगी, आपको गिरफ्तार भी किया जाएगा। तो इस हवाले से बेहतर ये है कि घर से निकलें तो हेलमेट पहन के निकलें, नंबर प्लेट चेक करें आपकी है, वायलेशन ना करें, ताकि इन सारे झंझटों से ना वो बचा जा सके। मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।